लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग मेहमानों से आपसे रूबरू कराते हैं और नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने पेश होते हैं। आज हमारे मेहमान हैं देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया एक मुद्दा है, अरावली से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो फैसला आया है, उस मुद्दे पे आम लोग क्या सोचते हैं, कितने चिंतित है, उस सारी बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है इसी मुद्दे से जुड़े एक खास मेहमान पवर मेघवंशी जी। पवर जी बहुत मुद्दों पे लिखते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध किताबें है पथिक में अरावली का, एक सामाजिक चिंतक, विचारक, लेखक, और मैं कहूँ कि घुमक्कड़ जीवन जीने के साथ अरावली को भी इन्होंने सिर्फ नापा ही नहीं बल्कि देखा भी है और उसके बीच में जिया भी है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ लोगों के बारे में आप बहुत बारीकी से जानते हैं। तो आपसे लंबी बातचीत होगी। मैं शुरुआत करता हूँ भौर जी। मैं देख रहा हूँ भारत, एक नए भारत में जैन जी जिसको कहते हैं, वो भी इस विषय पे कभी सोचा भी नहीं होगा हम आम लोगों ने कि अरावली जैसे मुद्दे पे नई पीढ़ी के लोग कैसे आएंगे। लेकिन आज देश भर में हो रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे, लोग तख्तियाँ लगा रहे हैं, सेव अरावली, सेव अरावली। जैन जी को कहते थे कि घाती ये तो मोबाइल के अंदर रील्स भी देखते हैं या इंस्टाग्राम ही देखते हैं, वो आप अरावली जैसे मुद्दे पे बहुत ही मुखर है। एक तरफ लद्दाख के जैसे मुद्दे पे थे तो राजस्थान के अंदर, जहाँ रेगिस्तान के अंदर सोलर प्लांट लगाए जा रहे, खेजड़ियाँ काटी जा रही है, वो राजस्थान जहाँ पे खेजड़ी जैसे कल्प वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी और उसके जैसे कई लोग शहीद हुए उस राज रजवाड़ों के टाइम के अंदर। आज के मुद्दे के अंदर, समय के अंदर अरावली को किस रूप में हम देखते हैं इस मुद्दे को? धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत धन्यवाद लेट्स माइक का। अरावली, जैसा कि आपने कहा कि वाकई बहुत ज्वलंत मुद्दा है जी और ये जो आपने रेखांकित किया है कि हर पीढ़ी को, जी हर वर्ग को ये मुद्दा छू रहा है। खास तौर पे हमको लगता है कि हमारी जो जैन जी या जैन अल्फा पीढ़ी है, उसका सामाजिक सरोकारों से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। और जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई इनसे हमारा क्या लेन देना है। जी लेकिन अरावली के मुद्दे ने ये स्थापित किया है कि वो पीढ़ी सोई हुई नहीं है। जी और वो इसलिए नहीं सोई हुई है कि वो जहां भी हैं वो लोग, वो वर्चुअल मीडिया पे हैं, लेकिन वो एक्चुअल जिंदगी की मुसीबतों को भी समझ रहे हैं। जी आज दिल्ली में जितना पोल्यूशन, फॉग और जो कोहरा ये और जो धुआं है, उसने मिल करके जो वहाँ की जिंदगी को एक तरीके से नरक बना रखा है। या बाकी इलाकों में जहाँ पानी को लेकर के लोग जूझ रहे हैं, जहाँ डस्ट से दिक्कतें पैदा हो रही है, उन सब चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हुए उस नस्ल को ये मालूम है कि हमको जीना है अभी, जी और हमें जीना है तो वो कुदरती संसाधन संरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। जी इसलिए मुझे लगता है कि जब कोई भी चीज अस्तित्व से जुड़ जाती है, आपके होने पर सवाल होने लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी इसी सवाल ने जैन जी को भी कहीं न कहीं पैनिक किया है। कुछ राजनेता ये कहते हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स है उनका फैलाया हुआ ये है, और लेकिन युवा लोग भी कई रील्स बना रहे और अपनी अपनी बात को मुकर कर रहे हैं। बात बड़ी टेक्निकली है और पर्यावरणविद इसको समझ सकें या कोई जियोलॉजिस्ट समझ सके। एक आप
तो भीलवाड़ा जिले में रहे हुए हैं और आदिवासी इलाकों में आपने काफ़ी काम किया है। वहाँ के लोगों को अगर हम समझाना चाहें, आम लोगों को समझाना चाहें कि ये पॉलिटिकल बातों से अलग होके कि तो उनको पहले क्या था, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा, और आने वाले टाइम में उन लोगों को, आम लोगों को समझाना चाहे और उसको अगर जागरूक करना चाहे तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अरावली इस देश का सबसे प्राचीनतम पहाड़ है जी। और दुनिया के सबसे प्राचीन 5 पहाड़ों में से एक एक है। पर्वतमाला। तो और ये केवल एक पहाड़ी नहीं है, जी। ये पर्वत श्रृंखला है पूरी की पूरी, जी। जो कि सैकड़ों किलोमीटर फैली हुई है, तकरीबन 700 किलोमीटर से भी और अधिक होगी, और उसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में है। जी। तो अरावली को हमने बनाया नहीं ना, हम्म। अरावली ने हमको बनाया होगा, हम उसमें जीते हैं। आप उन आदिवासियों की कल्पना कीजिए जिनकी जिंदगी अरावली के बिना नहीं हो सकती, जी। जिनकी पीढ़ियां वहीं पैदा हुई, वहीं की वन उपज में से वो जीते रहे हैं, और उन्हीं पहाड़ियों से उनका रिश्ता रहा है। जी। वैसे ही पशुचारण करने वाली कम्युनिटियों को आप लेंगे, वैसे ही विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं जिनका बहुत बिलोंगिंग है अरावली के साथ। अचानक सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि 100 मीटर से ऊंचा जो पहाड़ होगा उसको तो हम मानेंगे पहाड़, अरावली मानेंगे, और बाकी को हम अरावली नहीं मानेंगे। तो ये किसी भी पर्वतमाला को मीटरों की ऊंचाई में मानक तय करना जी। और परिभाषा तय करना, ये निश्चित रूप से लोगों को, आम लोगों को भी समझ में आ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि लोग जो ये मानते थे कि ये हमारे गांव की छोटी सी जो डूंगरी है, ये भी अरावली का हिस्सा है, अचानक उनको कहा जा रहा है कि तुम अरावली का हिस्सा नहीं हो। जी। चित्तौड़, जिस पर पूरा देश गर्व करता है, चित्तौड़ को आपने अरावली से बाहर कर दिया। रणथंभौर को इस परिभाषा से आपने अलग कर दिया, और पूरा अगर आप देखेंगे अरावली का हिस्सा, तो 100 मीटर की जो परिभाषा है, एक तो 100 मीटर की ऊंचाई, और 200 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर की दूरी जी। वाला जो मानक है, उस मानक के आधार पर अगर आप अरावली को चिन्हित करेंगे तो अरावली 90% तो गायब हो जाएगा, केवल 10% अरावली बचा रहेगा। 1000 पहाड़ भी नहीं बचेंगे जो उस मानक पे तय होंगे। जी। और फिर किसी भी पहाड़ को कहां से नापना है, ये कैसे तय होगा? क्योंकि वो जब कभी कभी वो उतना ऊपर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा नीचे जा रहा है। और बड़ी विचित्र बात है, प्रकृति के नियमों को आप कहाँ दखल दे रहे हो? कोई पहाड़ की ऊंचाई कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी बनाई। नदियाँ कितनी चौड़ी होगी, कितनी संकरी होगी, पहाड़ कितना ऊंचा, समुद्र कहाँ बनेगा, ये सारी जो प्राकृतिक संसाधनों है, जो विविधताएं हैं, कितने जीव जंतु वहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे, और कितनी सभ्यता और संस्कृतियाँ वहाँ पनपती है, बिखरती हैं। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि जो लोग बाबू जी, आप जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पे काफी लोगों से संवाद करते हैं, उन लोगों पे अक्सर ये शक किया जाता है, देशद्रोही किया जाता है, जो उस सभ्यता में जीते उसको बचाते हैं ना, और जल, जंगल और जमीन के बचाव के लिए उन पे शक किया जाता है, देशद्रोही है, अपने यहाँ की बात करे। अगर उस बात को लेके जो लोग आज मुखर हो रहे हैं और जिनको कई तरह के ऊपर आरोप लगा रहते हैं कि इसके खिलाफ में ये विचारधारा फैला रहे, वो तरह, लेकिन अब तो दिख रहा है कि नई पीढ़ी के लोग भी इसको समझ रहे हैं। तो वो उन जो लोग इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो सही किया, सरकार भी सही कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी सही है, उन लोगों को बचाने के लिए कि जो इस सभ्यता संस्कृति की ये पर्वतमालों में रहने वाले लोग हैं, उनकी वेदना और पीड़ाओं को भी आप बताइए लोगों को। पर्वत, जैसा कि आपने कहा कि ये पर्वतमाला है, जी। और मुझे लगता है कि पर्वतमाला एक पर्वत संस्कृति भी होता है। पूरे अरावली में आप देखेंगे तो कितनी संस्कृतियां भी है, जी। और इस देश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव में एक नारा बहुत चलता है, गंगा जमुनी संस्कृति का।
हम तो वहां रहते हैं जहां से गंगा भी दूर है और जमुना भी दूर है, जी लेकिन मैं इसको सिंधु अरावली संस्कृति के रूप में देखता हूं, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता और अरावली की सभ्यता, जी इन दोनों के बीच में हजारों लाख साल पुराना आपको आयड़ की सभ्यता भी दिखती है, आपको चंद्रावती नगरी की सभ्यता भी दिखती है। और कहते हैं कि अरावली तो 2 अरब वर्ष पुरानी, 2.5 अरब 2.5 अरब साल पुरानी हाँ। जो पहाड़ है, जी और ये तब बना जब हिमालय जैसे पहाड़ों का नामो निशान नहीं था, और सबसे पक्का पहाड़ है। बाकी पहाड़ बनते हुए हैं, उनमें बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है, कच्चे पहाड़ हैं वो। लेकिन यहाँ नहीं होता। आप अगर अरावली को देखेंगे तो कई जगहों पे आपको साफ तौर पे उसके पत्थर दिखते हैं कि लोहा रखा हुआ है, जी और वही जो उसकी खासियत है कि उसमें जो कॉपर है, जिंक है, उसमें वो सब चीजें जो अब रेयर अर्थ के नाम पर जिन पर आंखें गड़ाई जा रही है, जी तो जो अरावली की खासियत थी वो अरावली के लिए अब वो कमजोरी बन रही है, क्योंकि उसी की वजह से उस पर निगाह है कि उसको निकालना है। तो मेरा ये मानना है कि अरावली ने बहुत सारी संस्कृतियों को जन्म दिया। जी आप ईडर से शुरू करके और रायसीना हिल तक जाते हैं, तो इस सारी इलाके में कितने सारे सामाजिक समूह रहते हैं। यहाँ पशु चराने वाली बहुत सारी कौमें हैं, जी घुमंतुओं के बहुत सारे संप्रदाय है, डेंस अरावली में आदिवासियों का बड़ा समूह है, जी उनके अपने संघर्ष है। जी वहाँ मानगढ़ का एक संघर्ष है, वहाँ एक ही आंदोलन जो हुआ, जी और सिरोही के पास में भूला भालोरिया में, जी और उसमें जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। अंग्रेजों का रिकॉर्ड कहता है 1800 लोग मारे गए, 800 घर आदिवासियों के जलाए गए। तो वो आंदोलन का इतिहास भी है। वहां से आगे आप आते हैं तो हल्दी घाटी है वहां पर, जिस पर गर्व करता है पूरा देश, और ये सारे लोग जो आज गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। उसमें नाथद्वारा भी है, वैष्णव संस्कृति का सबसे प्रमुख जगह, जैन मंदिर वहां पे रणकपुर और देलवाड़ा के जैन मंदिर है। कुंभलगढ़ का किला तो जैनियों का ही किला रहा है, वो सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने बनाया। 360 मंदिर है कुंभलगढ़ में, किले में, उसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर है। और आप चित्तौड़ में जाएंगे तो नगरी सभ्यता पूरी बुद्धिज्म की संस्कृति है। मौर्य शासकों का राज, चित्रांगद मौर्य ने उसको बनाया है। तो जिस मेवाड़ पे आप गर्व करते हैं, जिस महाराणा पे आप गर्व करते हैं, जो श्रमण संस्कृति को गर्व करने की जगह है, पूरी नाथ संप्रदाय की संस्कृति आपको दिखती है। गोरख के शिष्य राजा भर्तरी की भर्तरी का जो वो जगह है, काजलवास की धुनी में जाइए आप, या और बहुत सारे पहाड़ी नाथ और पता नहीं कितने कितने आपको जगह दिखती है। जरगा जी की तपस्थली है। नीचे आप नाडोल में आएंगे तो अंशीबाई है, तो अन्नपूर्णा माता जी है, और पता आप पग पग पर अध्यात्म देखते हैं। आप इसके बिना कैसे करेंगे? आप उधर की अरावली, डाउन अरावली जिधर के आप रहने वाले हैं, मैं उस भाग को रामदेव संस्कृति से जोड़ता हूं, और ऊपर की पहाड़ियों में महादेव बैठे हैं तो वो महादेव संस्कृति है। और इधर आप आते तो देवनारायण वाली संस्कृति है, देव संस्कृति जो हमारी, और उसमें फिर आपको तेजाजी भी दिखते हैं, उसमें आपको तमाम लोग दिखते हैं। तो उसके बिना कल्पना कैसे करेंगे? गोवर्धन पर्वत, ब्रज की पूरी संस्कृति, जी जी, रणथंबोर, ये सारे गढ़ किले, गढ़ अरावली की एक गढ़ किले उन्हीं श्रृंखलाओं की चोटियों पे बने हुए हैं। आप कैसे उसको, कितना सुरक्षा किया इस राज्य की को, गुजरात से लगा दिल्ली तक। बात आती अरावली जो आड़ावल है, ये आप देखिए बाहर के लोगों को ये सोचना चाहिए, और यहाँ के लोग जो इसको गंभीर नहीं मानते। एक तरफ पूरा रेगिस्तान है, राजस्थान के लोग अंदाज लगाते हैं या ताज्जुब करते हैं कि एक तरफ राजस्थान इतना रेगिस्तान, और जब उदयपुर आते हैं तो उनको लगता है ये तो दूसरा कश्मीर है। तो इस अरावल ने, इस अरावली श्रृंखला ने इस पूरे भूभाग को रेगिस्तान होने से बचाया। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राजस्थान का मतलब वो ऊंट जो रेत में चल रहे हैं, रेतीले धोरों पर, बधारो हमारे देश का जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो वो है। लेकिन कई लोगों को यहाँ आकर के पता चलता है
कि ये कश्मीर, केरला और नॉर्थ ईस्ट का कॉम्बो है। वाह। यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें हैं। हाँ। यहाँ आपको गुरु शिखर पर हाँ। के पास में नक्की झील मिलती है जो जम जाती है, बिल्कुल कश्मीर की तरह बर्फ हो जाती है वहाँ। और कितने सारी नदियां हैं, और यही नदियां जाकर के और चंबल में मिलती है, और चंबल जाकर के यमुना में मिलती है, और यमुना आगे जाकर के गंगा में मिलती है। तब आपका संगम सफल होता है। तो अरावली का बहुत योगदान इस रूप में यहाँ पे रहा। जो आपने कहा कि ये देश के बाकी हिस्सों का मरुस्थलीकरण होने से रोका है इसने, क्योंकि अगर अरावली नहीं है, जो हमारी भाषा में जिसको अरावल कहते हैं, अगर वो नहीं है तो रेगिस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो हीट वेव्स आएगी उससे पूरा नॉर्थ इंडिया प्रभावित होने वाला है। पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा। और दूसरा ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो बादल हैं, अगर अरावली नहीं है तो वो भारत में नहीं बरसने वाले हैं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बरसेंगे जाकर के। तो आपको कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। और फिर अरावली के अंदर जो रिज संरचनाएं हैं, जो पानी वाटर रिचार्ज होता है और वो मीठे पानी में तब्दील होता है, और उसकी वजह से जो पूरे इलाकों में मीठा पानी मिलता है, उसका आप क्या करेंगे? तो केवल इतना सा नहीं है कि एक आप पहाड़ को खोद डाल रहे हैं, आप यहाँ के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर देंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पे 100 मीटर से नीचे 20 फीट की, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर की पहाड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें देश के विकास के लिए हमको मिनरल्स निकालने पड़ेंगे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब भी आप किसी भी पहाड़ को छेड़ते हैं तो केवल एक खड्डा नहीं खोदते हैं, एक माइनिंग नहीं होता है, बल्कि वहां पर जो माइनिंग की वजह से जो ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट बहुत सारी और चीजों को भी गड़बड़ा देता है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं हिमालय में, जहां टनल्स बनाने के नाम पर जो किया गया, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। एवलांच आ रहे हैं और अचानक पूरी की पूरे बस्तियां और पूरे नगर बर्बाद हो जा रहे हैं मलबे में, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी बरसता है और वो बरसने की वजह से जो नीचे आपने पहाड़ को खोखला कर दिया है, ऊपर पानी बरसते ही वो पूरा का पूरा बह करके आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक जगह पे खोदेंगे, लेकिन वो जो धरती की कोख को, आप पहाड़ की कोख को उजाड़ते हैं, उसके नुकसान बहुत दूरगामी होंगे और हम बना नहीं सकते। ये जो जल धाराओं को हम काट देंगे, और ये जो एक सातत्य है पर्वतमाला का, इसको अगर भंग कर देंगे, सदियां लग जाएगी वापस आने में। और इसका नतीजा दिल्ली की राजधानी देख रही कि सांस, वहाँ के लोग सांस नहीं ले सकते। उस चिंता का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके प्रति सचेत कर रहे हैं, आप लद्दाख का देखिए, सोनम वांगचुक है, कह रहे हैं कि भाई ये आने वाले समय ऐसा होगा, लेकिन जिनकी आंख वहाँ गड़ी हुई है, वहाँ की मिनरल्स पे, वहाँ की लोहन के लिए, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको 6 शेड्यूल में डालिए। आम लोगों का वर्जी आप समझाइए कि जिस इलाके में, जी पर्वतमालाओं के अंदर है, या जो प्राकृतिक चीज जो एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, आदिवासी रहो या जनजाति रहो, कुछ भी लोग, वो उनको अधिकार होना चाहिए कि वहाँ पे क्या, वहाँ के विकास के नाम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं तोड़ना चाहिए। अभी सिंगरौली की जैसे बात आई कि वहाँ पे इतना जो महुए के पेड़ इतने काटे जा रहे हैं कि मतलब खुला, मतलब वहाँ की जो प्रदूषण का जो लेवल एकाएक बढ़ गया। तो आम लोगों को आप बताइए कि 6 शेड्यूल क्या है, इसमें उस इलाके के लोगों को हक अधिकार देने से ये पर्यावरण है, ये सारा कैसे बचा होगा? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हम जब पर्यावरण पे बात कर रहे हैं और जल जंगल जमीन पे बात कर रहे हैं, तो संविधान पर बात नहीं हुई, ये संभव नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत के महानतम लोगों ने, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, जिसमें खूबसूरत प्रस्तावना है, जो कि एक तरह का एग्रीमेंट है, वादा है। उस वचन पत्र के बाद मौलिक अधिकार आते हैं, मूल कर्तव्य आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। लेकिन ये सोचा गया कि कुछ चीजों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई।
जब रिजर्वेशन की बात आती तो वो 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन चला गया तो वो प्रोटेक्ट हो गया, नहीं तो खत्म हो जाता। ऐसे ही ये माना गया है कि जो इस देश के नेटिव लोग हैं, जी, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने जल जंगल जमीन को बचा सकें और उसका निर्णय वो खुद करें, जी। इसके लिए 6 शेड्यूल में इन चीजों को रखा गया। निर्णय का मतलब ग्राम सभा में वहां पावरफुल होगी, हाँ, वहां उनकी जो आदिवासियों की जो अपनी न्याय व्यवस्था है, जी, उसमें कई इलाकों में मुंडा मान की गरासिया प्रथा है, हाँ, हाँ, तो वो ग्राम प्रमुख जो है वो तय करेगा। जी, वहां की जो ग्राम पंचायत है वो तय करेगी, वो देगी आपको किसी भी जगह पे दोहन का अधिकार, जी, चाहे वो नदी का दोहन करना है, चाहे वहां का पेड़ों को लेना है, चाहे वहां किसी भी प्रकार की माइनिंग करनी, कुछ भी करना है तो ग्राम सभा देगी। वो पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली में बैठे हुए लोग तय नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने या सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों ने जी, ये प्रकृति को नहीं बचाया। जी, ये जो अगर वन पहाड़ सब संरक्षित हैं तो ये वहां जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बचाया। जी, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी वन विभाग की वजह से फॉरेस्ट नहीं बचा है। जी, फॉरेस्ट को सर्वाधिक नुकसान इन डिपार्टमेंटों ने किया है। हाँ, फॉरेस्ट को तो उन्होंने बचाया है। फॉरेस्ट वन के जंगल के पहरुए तो वो आदिवासी हैं जो एक झोपड़ी बनाते हैं, जी, उसके लिए भी एक पेड़ लेने जाते हैं जितना जरूरत का, एक दिन पहले जाकर के उस पेड़ की अभ्यर्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हाँ, आपको की जरूरत है, तो आपको हम कल आकर के और ले जाएंगे, उतना सा ले जाएंगे। मतलब एक दातून की टहनी काटते उसके एवज में वो पेड़ रोकते जैसा आप जी, कह रहे। बिल्कुल। जी, जी, तो उन्होंने बचाया है, जी, हमने नहीं बचाया। और उन्होंने तो कभी टनों वुडन काट करके कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन आज उन लोगों को जब वो अपने ही पुरखों की बचाई हुई विरासत को फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इन पर खनन का अधिकार हमको दे दो या वन काटने का अधिकार हमको दो, वो तो ये नहीं कह रहे हैं। वो तो बचाने के लिए पूरे देश के आंदोलन, हसदेव का हो, सिंगरौली का हो, चाहे नियमगिरी का हो, चाहे जितने भी देश में मूवमेंट जो चल रहे हैं, या सोनम वांगचुक ने जो लद्दाख में किया, वो सब लोग क्या कह रहे हैं? 6 शेड्यूल लागू करो। वो कह रहे हैं कि हमारी स्थानीय व्यवस्था को ये निर्णय करने का अधिकार दो कि हम तय करेंगे कि हमारा जल जंगल बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन उनको ये कहते हुए कि ये तो विकास विरोधी लोग हैं, ये तो प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम के लोग हैं, ये तो अर्बन नक्सल लोग हैं, ये तो नक्सलवादी लोग हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने वाले तो नक्सलवादी हैं और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले विकासवादी हैं। ये किस तरह का डिस्कोर्स है इस देश में? आपने इससे पहले भी आपने कहा था कि जहाँ जहाँ आप हिमाचल में को या उत्तराखंड में को टूरिज्म के नाम पे या मंदिरों के नाम पे जो आसपास में जो बसावट हुई है ना, और उसका नतीजा हुआ कि आपने जैसे बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे प्राकृतिक आपदाएं आई। बार बार ये आरोप लगाते हैं, आपने कहा कि कुछ खास विचारधारा के लोग, राजनीतिक पार्टियां हो या और संगठनों के लोग, वो कहते हैं कि नहीं ये तो विकास चाहते नहीं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये आदिवासी रह जाएंगे, नहीं ये पैरना खाना नहीं आएगा, ये हमारे राष्ट्र के लिए ये ऐसी इलाका क्या काम का। ये बात और है कि आड़े दिन उनका वो सार संभाल नहीं लेते उन लोगों की, लेकिन वो इन पे ये आरोप भी लगाते बार बार। इसको थोड़ा आप ज़्यादा कहिए कि वो लोग जो उस सभ्यता और संस्कृति को बचाए हुए वो खुद के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरी मानव जगत के लिए, देश के लिए नहीं, पूरी इस सृष्टि के लिए है। तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना, उसको देखकर आम लोग जो शहरी सभ्यता में बस रहे हैं, उनको वो क्या सोचे उनकी कंट्रीब्यूशन को देख के? मुझे तो लगता है कि शहर में जो लोग रह रहे हैं जी, ये जो शहरीले लोग हैं, जहरीले, एक बार वापस कहिए। कुछ तो जो वैमनस्य या नफरत फैलाते वो जहरीले लोग हैं। हाँ, और ये शहरीले जो लोग जहरीले, हैं, अच्छा। ये इस भाव से भरे हुए हैं कि हम सभ्य हैं और हम लोगों को सभ्य करेंगे। जी, आप आदिवासियों को क्या सभ्य बनाएंगे? बहुत बड़ी बात। जिनके यहाँ
एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जहां स्त्री पुरुष में समानता है। आपको बलात्कार दिल्ली में ज्यादा दिखाई देते हैं, इन सारे इलाकों में आपको वो सब कहानियां, नृशंस कहानियां नहीं सुनाई देती है। जहां के बच्चे, अगर आप एक टोकरा भर आम का रख दीजिए और बच्चों को एक कंपटीशन दीजिए कि जो सबसे पहले दौड़ के जाएगा वो वहां से ज्यादा फल उठा सकता है जी। वो सारे बच्चे पहले हाथ पकड़ेंगे एक साथ और एक साथ चल करके एक साथ पहुंचेंगे और एक एक फल लेंगे, बाकी के फल वहां छोड़ देंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम में से कोई एक सारा टोकरा जीत सकता था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जितनी जरूरत है उतना ही लेते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के लिए या किसी और जरूरतमंद के लिए। जी। तो जो इतनी आत्मसंतुष्ट सभ्यता है और जहां घूंघट और ये सब जो चीजें रही है, जो बाधाएं रही है, वो नहीं है। जहां इतना बेहतरीन, आप भगोरिया प्रथा के बारे में आप जानते होंगे, जहां मिलन मेला होता है साल में एक बार और नौजवान लड़के लड़की मिलते हैं। मैंने और मेरे इलाके में होता रणकपुर। जी बिल्कुल, मैं उसी इलाके की बात कर रहा हूँ। और वो मिल करके तय करते हैं अपना जीना और वो लिव इन में रहते हैं 3-3 पीढ़ियों तक और कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, और 3 पीढ़ियों तक। हाँ हाँ। मैं ऐसी कुछ शादियों में गया जहाँ 3 पीढ़ियों की एक साथ शादी थी, दादा दादी की शादी, माता पिता की शादी और बेटे बेटी की शादी। और वो लड़का लड़की खुद कुछ अपने कुछ चुनते हैं। तो आप ये जो राइट टू चॉइस का मामला है वो कितने सालों से वहां पे है। और इन्होंने कभी भी अपने इलाके के पानी को नहीं बेचा, अपने इलाके की लकड़ी को नहीं बेचा, पेड़ को नहीं बेचा, पशुओं को नहीं बेचा। शहर से कचरा पॉलीथीन लाके वहां हम सब कुछ, सारा सब कुछ जो वहां पर पोल्यूशन फैला रहे हैं, शहर के लोग फैलाते हैं, हम ही लोग फैला रहे हैं। और ये जितनी पहाड़ों को काट के जंगलों में जंगल सफारी करने वाले लोग, विलेज सफारी करने वाले लोग, ये रिजॉर्ट बना करके रहने वाले लोग, आप देखिए पूरे इलाके को बियर की बोतलों से भर दिया आपने, प्लास्टिक से भर दिया आपने। ये हमने किया सर। आदिवासियों ने आकर के किसी शहर में अपना कुछ भी नहीं किया। और इसलिए बराए मेहरबानी उनको सभ्यता मत सिखाइए, उनसे सभ्यता सीखिए। आदिवासी हमसे ज्यादा सभ्य लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बाबू जी, मैं भी अभी कुछ दिनों पहले भूटान की यात्रा पे थे। आप भूटान गए और वहाँ का यात्रा वृत्तांत भी मैंने पढ़ा। आपने भूटान, एक कहते मानते भी है सब लोग कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है ना, और वहाँ पे सिर्फ पहाड़ पहाड़ पहाड़ी। वो देश के लोग हैं, बौद्ध परंपरा को मानते हैं और वो जीते भी है। उनका कहना है कि विकास हमारी खुशहाली के एवज में नहीं होगा। तो कई आपने करीब से देखा है, उन लोगों से क्या सीख लेनी चाहिए भारत के लोगों को? पहाड़ वो काटने नहीं देते, वो कहते। मैं सोचता हूँ कि भूटान बेसिकली गुरु पद्म संभव के वहां जाने से पहले आदिवासी कबीलों का ही इलाका था। तो पूरा जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है जी, उसको आप देखेंगे तो उसके रूट आदिवासियत में है, ट्राइबलिज्म में है। आदिवासियत और बुद्धिज्म, ट्राइबलिज्म और बुद्धिज्म जब मिलता है तो वो एक बेहतर अल्टरनेट दुनिया बनाता है जी, जिस वैकल्पिक दुनिया की हम उम्मीद करते हैं। जारी रहेंगे, मैं भूल जाऊंगा, बीच में करना चाहूंगा कि बुद्धिज्म की आपने बात की तो भगवान बुद्ध का जन्म एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान एक बोधि वृक्ष पीपल के नीचे पाया था। भगवान बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी शाल वृक्ष से नीचे हुआ था। और भिक्षु और भिक्षु संघ सब पेड़ों के नीचे रहते, जंगल में रहते, औषधियों का उपयोग करते, प्राकृतिक संसाधनों का। तो भगवान बुद्ध को एक बहुत अच्छा पर्यावरणविद जो विशेषज्ञ है ना, वो कहा जाता है, विशेष गुरु कहा जाता है। तो आपने जो अब बात आगे देखिए, वो उनके सारे जो प्रवचन है वो जैतवन में है, जैतवन में सारे वनों के ही वो सारे। तो आप कह रहे थे कि तो मैं ये कह रहा था कि भूटान आदिवासियत और बुद्धिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन संगम जी के रूप में आपको नजर आता है, जहां पर विकास नहीं, खुशहाली मानक है। जीडीपी की बजाय जीएनपी, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वो जो खुशहाली का मानक बनाया, और वो केवल मानक नहीं है,
आप देखते हैं कि कैसे वो पहाड़ों से प्यार करते हैं। आपने जगह जगह देखा होगा होली वाटर, हाँ, कि छोटा सा पानी कहीं गिर रहा है नीचे और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है होली वाटर, या वहाँ वो जो ओम मणि पद्म हूम का हाँ, एक हाँ, चक्र जी, लगा दिया है। जी, मैंने वहाँ ये देखा कि थिम्पू के बीचों बीच से एक नदी, वांगचुक नदी बहती है। हाँ, हाँ, और शीतल वो साफ, वो ऐसी, मतलब आप अपना चेहरा उस नदी में देख सकते हैं। शहर के बीच में अगर हमारे यहाँ कोई नदी बहे, हम उसको गंदा नाला बना देते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को माँ मानते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, और सारे गंदे सीवरेज के नाले और सारा औद्योगिक कचरा जो है हम नदियों में फेंकते हैं। लाशें उसमें फेंक, लेकिन आप भांगचुक नदी को देख सकते हैं, वो ऐसे अलहड़ तरीके से बह के जाती है, और हर शनिवार, हर शनिवार इतवार को जी, एक दिन निश्चित है, अपने घर के सामने नदी में अगर कोई तिनका भी पड़ा हुआ है तो वॉलंटरली लोग निकाल करके लाते हैं जी, और उसको साफ रखते हैं। जी, तो पूरे भूटान में, जैसा कि वहाँ की संविधान में लिखा गया है कि 65% वन और पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, जी, और वहाँ आप अंदर केमिकल वाली सब्जियां नहीं ले जा सकते। थिम्पू के सब्जी मंडी में आप जाइए, वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ केमिकल वाली सब्जियां मिलती है। उसका मतलब ये है कि आप अपनी उस पर आप अपनी जिम्मेदारी पर केमिकल वाली खा लीजिए, बाकी तो सारी सब्जियां जो है वो देसी वाली, हाँ, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे बात तो तो पेस्टिसाइड उपयोग में नहीं लिया जाता है, बाहर से ये जो है, ये वहां की नहीं है, बाहर की, ये इंडिया से जो सब्जी जाती है जी, वो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये केमिकल वाली सब्जी है जी, और भारत से आई है। जी, जी, आप वो खाना तो खा लीजिए, मत खाइए। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि भूटान ने एक रास्ता दिखाया है, और भूटान से के उस रास्ते को समझने के बजाय, जी, और हमारे यहाँ भी जो आदिवासी इलाके में लोग हैं जी, वो खुशहाल हैं, शहर में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुशहाल है, जी, क्योंकि वहां उनको साफ हवा मिल रही है। मैं अक्सर फुर्सत के समय में कुंभलगढ़ वाले इलाके में जाके रहता हूँ, और वहां 4.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। 4.5 घंटे की नींद, और इतना तरोताजा उठाती है। और मुझे जयपुर और दिल्ली में 8 घंटे की नींद के बाद भी लगता है कि 2-4 घंटे और सोने को मिलना चाहिए, भारीपन रहता है। तो वो जो पानी अचानक बह करके आ गया है, वो पानी इतना शुद्ध है, हवा इतनी शुद्ध है, वहां पक्षियों की इतनी कलरव है, और क्या नहीं है, उसको क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये सूझ रहा है, और ये तमाम जो विभाग मिल करके जी, ये एक जो खूबसूरत दुनिया है जी, उसको बदसूरत क्यों बनाना चाहते हैं, और बना दिया ना बदसूरत। आप जयपुर से आगे नीम का थाना में देखिए, आप पूरा इलाका गुड़गांव और फरीदाबाद और एनसीआर, लोग कहते हैं बड़ा भयावह है वहाँ, मैं देखना कितना भयावह है। जो माइनिंग एरिया, वहां जो क्रेशर प्लांट की जो घर घर की आवाज आती है, आपको लगता है कि कोई धन पशु अट्टहास कर रहा है हमारे इंसान होने पर। जी, और वहाँ जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी, लोगों के पालतू पशु, जी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जी, लोगों को गांव छोड़ के भागना पड़ रहा है, स्कूलें में दरार आ रही है, और वहां जो दिन भर रोडों पर अवैध माइनिंग से जो पत्थर और वो ले जाते हैं, वो डंपर चलते हैं, और उन डंपरों से एक्सीडेंट होकर के लोग मरते रहते हैं, और कोई विरोध करता तो उस डंपर के तले कुचल देते हैं लोग। ये किस तरह की सभ्यता के लोग हैं? तो जो अवैध माइनिंग की आपने बात अभी कही है, आम लोग सोच रहा है अब तो न तो मुगलों का राज है, लोग मुगलों के राज का कर, न कोई ब्रिटिश रूल है, न कोई विदेशियों का शासन है, जुल्म करने वाले कोई बाहर के नहीं है कि शासन करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियन या सुप्रीम कोर्ट, सब इसी देश का है। और फिर यहीं के लोग अपने ही देश की इस खुशहाली को बिगाड़ने के लिए कैसे फैसला करते हैं कि इतना मीटर ये होगा तो ये होगा, इतना मीटर ये होगा तो ये होगा। और लोग ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सारा जो ये मंच है, ये रियल एस्टेट वालों के लिए, कॉर्पोरेट घरानों के लिए, या माफिया, खनन माफियाओं के लिए है, उनके लिए खोला जा रहा है। कहते हैं लोग कि भाई इसके बाद और स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी और ये अवैध खनन नहीं होगा। एक उदाहरण किसी ने दिया कि भाई रात को 10 बजे बाद फटाके छोड़ने की मनाही है ना, लेकिन फिर भी छोड़ते हैं, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि फटाके छोड़ने का छूट दे दी जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि कुल मिला के ये कॉरपोरेट घरानों को
खनन माफियाओं को या रियल एस्टेट के लोगों को, जैसा आपने कहा कि राजस्थान में टूरिस्ट के नाम पर इन सारी पर्वतमालाओं को बिगाड़ा गया, ये कानून, ये कोर्ट फैसला एक तरह से इसी का एक दूसरा रूप है। बिल्कुल, आपका जो आशंका है वो सही है कि इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो माइनिंग लॉबी, इलीगल माइनिंग माफिया जी और रियल एस्टेट को मिलने वाला है। और कारपोरेट जो पूरी दुनिया है वो उसका इंटरेस्ट है यहाँ से सब चीजों को, और वो केवल खनन का दोहन नहीं करने वाले। हर चीज जो यहाँ है, वो चाहे बेहतरीन लकड़ियां हो, चाहे यहाँ का पानी हो, जी उन सब चीजों को वो दोहन करेंगे। जी मुझे तो आश्चर्य होता है कि मतलब अभी क्या आफत आन पड़ी है कि इस तरह की चीज की जानी चाहिए, क्योंकि ये काफी लंबे समय से चल रहा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये सब चीजें गई जी और ये तय जब होने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जिसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, 4 राज्यों के, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के वन विभाग के सचिव, कमेटियां बनी और पर्यावरण मंत्रालय, हाँ ये सब मिल करके इस एक्सपर्ट कमेटी ने जब इस पर काम शुरू किया और उन्होंने जब इसका रिपोर्ट नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट से उनको ये नोटिस गया कि अगर रिपोर्ट नहीं दिए देंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। और ये रेयरेस्ट मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आगे होकर के किसी को कह रहा है कि आप रिपोर्ट तुरंत दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ये सारी चीज कंटेम्प्ट की कार्रवाई हम करेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही नियुक्त एमाइकस क्यूरी जो होता है, एक एडवोकेट होता है जो कानून की और इस तरह के फैसलों में न्याय की पवित्रता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए रखा जाता है। एमाइकस क्यूरी के परमेश्वरन ने इस पूरी परिभाषा पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा ये अरावली को की ये जो परिभाषा है ये बहुत आपत्तिजनक है, 100 मीटर की और 500 मीटर की दूरी और 100 मीटर की ऊंचाई की, और ये अरावली को संकीर्ण कर देगा। आप उसी सुप्रीम कोर्ट का एमाइकस क्यूरी ये कह रहा है, आप उसकी आवाज को नहीं मानते हैं। देश के तमाम पर्यावरणविद कह रहे हैं, उनकी आवाज को आप नहीं मानते हैं, और आप ये एक मनमाना फैसला देते हैं। और इस फैसले के खिलाफ जब लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, ये तो जनता जन सकती है, लोग उस खतरे को समझ रहे हैं। लोगों को मालूम है कि आज आप ये कह रहे हैं कि हम अभी तो केवल 1.47% इलाके में माइनिंग हो रहा है। मैं पर्यावरण मंत्री का, यादव जी का वक्तव्य सुन रहा था जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लोगों के सामने रखा। उनको लगता है कि तमाम देश के जो लोग हैं, खासतौर पे इस इलाके में अरावली में बसने वाले लोग सब इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि 1.47% केवल इलाका है जिसमें माइनिंग होता है, बाकी तो फला सेंचुरी है, ये वो है, ये फॉरेस्ट रिजर्व है। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये आंकड़ों की बाजीगिरी है। आप इतना इधर उधर जलेबी भाषा में क्यों समझा रहे हैं? आप सीधा समझाइए ना लोगों को। तो किसी ने कहा ना, वो किसी उर्दू साहब ने कहा कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा लुटा कैसे, मुझे राहजनों से गिला नहीं, थे राहबरी का सवाल था। पिछली सरकारों ने क्या किया, किसने क्या किया, किसकी बदमाशी थी, वो अब प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आज आप बैठे ना और आपको सारी समझ है। आप तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो या हिंदू भूमि सुगम वर्ती तो हम का गाना गाते गाते आए। वंदे मातरम पर आप 150 साल के बाद बहस सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम कह रहे हैं। उसी सस्य श्यामल धरती को खोद देना चाहते हैं, उसका सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। जिसको आप मातृभूमि कह रहे हैं उसकी कोख को उजाड़ देना चाहते हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए इंसान में जी। और ये पूरी तरीके से मातृभूमि को, जिसमें केवल मातृभूमि नहीं है, इसमें कईयों की पुण्य भूमि है, कईयों की पितृभूमि है, कईयों की धर्म स्थलियां हैं, उस सब को बेच देना चाहते हैं। विशुद्ध व्यापार है ये, इसमें कोई संस्कार नहीं है, इसमें कोई संस्कृति के प्रति
चिंता नहीं। प्रकृति संस्कृति के प्रति कुछ भी चिंता नहीं है। ये पूरा विकृति है पूरी तरीके से, और इसके खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं उसको आप ये समझा रहे हैं अंग्रेजी में कुछ उदाहरण दे करके कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि क्या होगा इसके बाद जब आप खोल देंगे। आज जब कानूनन नहीं खुला हुआ है, अरावली में सब कुछ बंद है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितना इलीगल माइनिंग है, कितना एनक्रोचमेंट है, कितने सारे रिजोर्ट ने पूरा सब कुछ बर्बाद कर रखा। कल जब ये खुल जाएगा जी, तो इसके बाद जो खतरा है, ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई कल के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि ये एक रास्ता खुलने की बात है। जी, हमारे राजस्थान में एक कहानी है कि वो किसी सेठ जी सोए हुए थे और उनके पेट से एक चूहा गुजर गया। तो सेठ जी ने बड़ा हंगामा काटा कि मेरे पेट से चूहा गुजर गया। तो लोगों ने कहा भाई ये ऐसी क्या बात हो गई है, पेट से चूहा ही तो गुजरा है। हाँ, उन्होंने कहा भाई चूहा आज गुजरा है, कल सांप गुजरेगा, क्योंकि रास्ता बन जाएगा। क्योंकि जब रास्ता बन जाता तो आज चूहा और कल सांप है। तो ये जो रास्ता बनाया जा रहा है, कल ये रास्ता रियल एस्टेट के लिए और पूरे कारपोरेट और माइनिंग लॉबी के लिए बनेगा, और इसके बाद में ये पूरा तरीके से नष्ट होगा। और कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, फिर ये समितियां बैठेगी और कहेगी जी 100 मीटर के नीचे का तो हम खा गए हैं, अब हम 150 मीटर तक अरावली की मानक परिभाषा तय करते हैं जी, और अंत में वो बचा हुआ 10% है, उसमें से 2% बच जाएगा। और फिर एक दिन हो सकता है कि किताबों में फिल्मों में यही बचा रहे कि अरावली था, पेड़ थे, हरियाली थी। हाँ ये सब ये भी एक आंकड़ा है कि दुनिया में सबसे दूसरा नंबर भारत का आता है जंगल की कटाई के अंदर। और इस देश ने कोरोना का वो भयावह समय भी गुजारा जब एक ऑक्सीजन गैस के लिए सिलेंडर लेके उस पेड़ पौधे नहीं होने के कारण भरते थे। ये कैसा विकास का ये कैसा मॉडल है कि हमारे ही सरकारें, हमारे ही शासन, हमारे ही लोग इस तबाही पे उतर आए। कैसा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कारपोरेट का अल्टीमेट उद्देश्य तो केवल मुनाफा कमाना होता है जी, उसका लोगों के हित से कोई लेन देना नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो पहले वो चिल्लाते हैं कि पानी बहुत गंदा हो गया है, तो अपने अपने घरों में आरओ लगाइए, जी, ठीक है ना। हाँ, तो उस समय उनको आरओ बेचना होता है, हाँ, और उसके 3 साल बाद वो मिनरल्स बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो गई है। एक ही कंपनी आरओ बेचती है, वही कंपनी फूड सप्लीमेंट ले आती है, क्योंकि पहले तो उनको पानी का मिनरल निकालना है, तो लोगों में मिनरल की कमी करनी है, और ये कमी करने में भी उनको आरओ बेचना है, लाभ कमाना है, और उसके बाद मिनरल के नाम पर गोलियां बेचनी है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि पहले तो लोगों को निशक्त बनाओ, पहले लोगों से छीनो, और फिर लोगों को प्रतीक के रूप में दो। तो जो इजीली मिल रहा था आपको पानी में, हवा में, वो सब पहले छीन लेंगे, और फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखेंगे, फिर आपको मिनरल्स देंगे, मल्टीविटामिन देंगे। तो ये किस तरह की ये पूरी चीज जो चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये सस्टेनेबल नहीं है विकास का पूरा जो मॉडल है, और हमने विकास के पूंजीवादी मॉडल की विफलता पूरी दुनिया में देख ली है, जहां पे भयावह तरीके से लोग बर्बाद हो रहे हैं। कोविड के दरमियान गरीब लोगों का क्या हुआ आप देख सकते हैं। आज की तारीख में भी क्या हो रहा है, सारा वेल्थ कितने % लोगों के पास चला गया है जी, केवल 10% लोगों के पास सारा वेल्थ है, उसमें भी 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा वाला वेल्थ चला गया। गरीब तो और गरीब होता जा कहाँ रहा है। गरीब, अभी जो लोग ठेले पर अपना कुछ बेच करके जीवन चला सकते थे, जी, अभी आपको टमाटर भी अगर मॉल में जाकर के खरीदना है, जी, तो जो ताजा टमाटर आप खरीद सकते थे ठेले पर, जी, जो अभी अभी सब्जी मंडी से लाया है, वो खरीदने के बजाय आपको मजबूर किया जा रहा है कि 5 दिन पहले जो डीप फ्रीज में रखा हुआ टमाटर है वो आपको खरीदना है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये एक तरीके से लोगों की ताकत को पहले तो छीनना, कमजोर करना, और फिर ताकतवर बनाने का अभियान चलाना, ये जो एक किस्म की हिपोक्रेसी है, ये पूरे देश में इस समय आपको देख सकते हैं। सर आप भी भीलवाड़ा में जन्मे, वहीं पे आपने देखा उस पर्वत श्रृंखला के
सानिध्य में। मैं भी, मेरा जन्म भी अरावली की तलहटी में हुआ है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, अक्सर पहाड़ों में जाते थे। कभी फल फ्रूट, सीताफल लाते थे, महुआ लाते थे। कभी सूखी हुई लकड़ियाँ जो नदी में बह के आती थी, उसको घर में जलाने के लिए लाते थे। कभी बिल बह के आता था, और उस कल कल बहती हुई वहाँ से, अरावली से निकलती हुई नदियों में नहाते थे। और उस संस्कृति को हमने देखा। और तो आज उस आपने एक सवाल उठाया था कि उस इलाके के आसपास, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो माउंट आबू हो, या वो चाहे वो कुछ ये जवाई डैम हो, और कई जगह पे टूरिज्म के नाम पे कहते हैं कि टूरिज्म से सरकार की आय होती है, आमदनी बढ़ती है, बाहर से लोग आते हैं। क्या टूरिज्म ने, ये अंधाधुंध टूरिज्म ने भी यहाँ की जैव विविधता को खतरे में डाला है, यहाँ के जो वन्य जीवों को खतरे में डाला है, और यहाँ के लोकल लोगों को भी? यहाँ के लोकल लोग अब क्या होते हैं, वहाँ तो उसमें जगह नहीं मिलती टूरिज्म में, तो वो लोग जो आदिवासी जनजाति के लोग जो इस सारी प्राकृतिक संपदा को, वन्य जीव को, विविधताओं को बचा रहे थे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए शहर में पलायन कर रहे हैं। तब इस बचाव करने वाले लोगों का जब वहाँ बाहर जाने से और ये अंधाधुंध विकास होने से फिर कितना मुश्किल हालात हो जाएगी। देखिए रुख साहब, ये टूरिज्म जो है वो सीमित और नियंत्रित टूरिज्म हो तो उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जब टूरिज्म का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना हो, वो कुछ भी करके करना पड़े। अगर जवाई के इलाके में लेपर्ड सफारी जहां होती है, उसके लिए, क्योंकि लेपर्ड दिखेगा तो ज्यादा लोग आएंगे, तो जानबूझ करके वहां पर मीट डालना ताकि लेपर्ड उस मीट को खाने के लिए आए और उसी समय आपके टूरिस्ट उधर जाएं। तो ये जब ये लेपर्ड जो बुलाए जा रहे हैं, ये उनका नेचुरल मूवमेंट नहीं है, ये लाए जा रहे हैं। तो ये जब ऐसे आएंगे तो आपका टूरिस्ट तो निकल जाएगा, लेकिन हमारा पशुचारक वहां है जी। उसी इलाके में। हाँ, मैं वो बीच में बोल रहा हूँ, माफ करें। अभी पिछले दिनों एक रेबारी पशुपालकों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था पाली के अंदर, कि जो लेपर्ड है वो अब जंगलों में है नहीं, और वहाँ ये सारे गाड़ियाँ घूमने के कारण वो शहरों में आ रहे हो, उनकी जो भेड़ बकरियाँ उठा के ले जा रहे हो। और अभी एक पशुपालक को मार दिया, और कई इस तरह की वारदातें हो रही है हिंसक जानवरों के द्वारा पशुपालकों की हत्या, क्योंकि वो लेपर्ड जो जंगलों में रह रहा था वो अब आम लोगों की बस्ती में आ गया है। जो आप जो कह रहे थे, तो आप जबरन, जब उनके रहने के स्थान, उनके पानी पीने के स्थान, उनका जो वहां का उस इकोसिस्टम में जो वो खाते थे, वो जो शिकार करते थे, उन सबको जब आप छेड़ेंगे तो अंततः वो कहाँ जाएंगे। और इसीलिए आपने पिछले साल देखा भी होगा कि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर पे उदयपुर, गोगुंदा और जो सायरा वाला इलाका था, उसमें केवल 1 साल के 3-4 महीने में ही 12 लोगों को लेपर्ड खा गया था। पिछले साल की बात। तो क्योंकि अब अक्सर ये खबरें आती है, खेतों में घुस आया, घरों में घुस आ रहे हैं। जयपुर में अब आपने अगर झालाना के इलाके में बस्तियां बसा ली है, और वहां पर आपका टाटा हब और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और तमाम एनजीओज के दफ्तर वहीं है, और वहीं बैठ करके आप पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करके, तो लेपर्ड नहीं आएगा क्या? फिर मालवीय नगर में घूमेगा, बजाज नगर में आएगा लेपर्ड, क्योंकि आप उसके घर में जा रहे हैं, तो फिर वो आपके घर में आएगा ही आएगा। तो ये तो होना ही है। इससे आप कैसे वो कर सकते हैं। तो आपने जो ये कहा कि जो जिस संस्कृति में आप जिए और वो सब जो चीजें हुई, वो विकृत होती जा रही है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, आप अगर टूरिस्टों का डाटा देखेंगे तो कहां से आ रहे हैं और कहां आ रहे हैं, और वो बहुत ही मजेदार होगा। कुंभलगढ़ में, उदयपुर में और माउंट आबू में या जवाई में आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गुजरात से आ रहे हैं।
और वो हमारी यहाँ की जो आबकारी का जो रेवेन्यू है ओ, उसको बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां बंद है। क्योंकि वहां शराबबंदी है। हाँ 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 तो यहाँ वो आते हैं हाँ। शनिवार की शाम में और शुक्रवार की शाम में, शनिवार रविवार को उनका एकमात्र काम कुछ देखना वेखना नहीं है, बस वो वहां जो बंद है यहाँ चालू करना है। जी जी। जब ये चीजें आती है तो इनके साथ विकृतियां भी आती हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी और चीजें होती हैं जी। जहां लोक संस्कृति के नाम पे और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो आप, और वो जो लोग आते हैं वो कहीं भी पी के कुछ भी फेंकते रहते हैं, तो पूरा पॉलीथीन। पूरा आपका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लोग एक्सीडेंट में, अभी पिछले दिनों में ही ऐसे ही एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया, आदिवासी, और वहां लोग इकट्ठा हुए उसके विरोध में, फिर उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई सारे आंदोलनकारी लोग जेल में रहे 1.5-2 महीने तक। तो आप जबरन घुसे जा रहे हैं लोगों की जिंदगी में। एक आदिवासी जो आराम से रह रहा है, अपना पशु पाल रहा है, अपना खेती कर रहा है, आप उसको तमाशे की तरह देखने जाते हैं विलास समाज में। जी जी। और फिर आपको हु भी करना है, आपको रील भी बनानी है, फोटो भी खींचना है। आप पूछते भी नहीं किसी को कि किसी की निजी जिंदगी भी है, खींचे जा रहे फोटो और सारी। और आप शहर का शासक, शहर का व्यक्ति, शहर का नेता उस आदिवासी को या उस सारी इकोसिस्टम को संजोने वाले व्यक्ति को पूछते ही नहीं कि हम शहर में बैठ के इस तरह की नीतियां बना रहे, क्या तुम्हारा क्या राय है? नहीं, तुम कौन हो भाई? हाँ वो नहीं बना रहे ना आपके लिए। हाँ हाँ जब वो नहीं बना रहे तो आप कौन होते हैं उनके लिए बनाने वाले? हाँ हाँ और इनको वाकई कोई संवेदना नहीं है, हाँ, कोई समझ नहीं है। जी तो मेरा ये मानना है कि अरावली की अगर समझ नहीं है आपको, जी अरावली को आपने जिया नहीं है, अरावली को देखा नहीं है, अरावली को जानते नहीं है, जी तो मेहरबानी करके उससे दूर रहें। जी। आप अपने आप के लिए नीतियां बनाएं। वैसे दिल्ली में इतना कुछ सारा सब कुछ प्रदूषण फैला हुआ है, एक एक सांस लेना मुहाल होता जा रहा है। उसकी चिंता करें ये सब लोग मिल करके, और वहां उसको बेहतर बनाएं। नहीं तो ये होने के बाद में दिल्ली तो रहने लायक नहीं होगा, और बाकी इलाके को भी आप रहने लायक नहीं छोड़ेंगे तो आप रहेंगे कहाँ जाकर के? वो तो चिंता करिए आप अपनी आने वाली पीढ़ी को। क्या पूरे समय पीछे सिलेंडर बांध करके पीठ पर व्यक्ति चलेगा क्या? जी जी या फिर पानी तो अब खरीद के ही पीना पड़ रहा है जी लेकिन हर चीज जो होगी उसमें प्रकृति अगर नहीं है, जी और प्रकृति से छेड़छाड़ जहां जहां भी हुई है वहां विनाश के अलावा कुछ नहीं है। तो ये विकास जो हो रहा है ये एक्चुअली विकास नहीं है, ये विनाश को न्योता दे रहे हैं हम। तो पहली बार देश में देखा जा रहा है कि इस अरावली जैसे मुद्दे पे जहाँ पे नई पीढ़ी के लोग भी सामने आ रहे हैं। हालांकि तो आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इस मुद्दों को अक्सर बातचीत लेखन करने वाले लोग हैं, नई पीढ़ी को खास तौर से आप क्या कहना चाहिए? मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मोमेंटम बनाया जी और जन जन तक सेव अरावली का मुद्दा पहुंचाया। जी। लेकिन इस वर्चुअल स्पेस से बाहर निकल करके हमको अब एक्चुअल काम भी करना पड़ेगा, यथार्थ में धरातल पे उतर के भी कुछ करना पड़ेगा। तो उतरे अपने अपने इलाकों में और पहाड़ पर एक बंदी बना दें वो चीजों को कि हमने अपने पहाड़ पर एक रक्षा सूत्र बांध लिया है और इसको कोई एक फावड़ा भी चलाएगा तो हम नहीं चलाने देंगे। एक तो चीज वो करे। दूसरा मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करे। अगर वो एनवायरमेंटलिस्ट है तो वो बताए लोगों को कि इससे क्या नुकसान होने जा रहे हैं। अगर कोई भूगोलविद है तो बताए कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या समझाएंगे। कोई जल पर काम करने वाले लोग हैं तो वो समझाएं लोगों को, या वन्य पशु, वन्य जीवों पर, वन्य उत्पादों पर, दुर्लभ जड़ी बूटियों पर किसी की समझ है तो वो बताए लोगों को कि क्या करना है। और ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई और जो हमारे नेताओं की, नौकरशाहों की और सो कॉल्ड विशेषज्ञों की मति विभ्रम का शिकार हो गई, उनको सद्बुद्धि दे सकें और ये जनता ही उनको सद्बुद्धि देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो वो जो काम अभी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं इसको अभी समाज में
जमीन पे उतर करके तृणमूल स्तर पर काम करने की जरूरत है। ये हमारी युवा पीढ़ी समझेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बहुत अहम मुद्दे में, एक आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का नहीं है, एक इकोसिस्टम से जुड़ा मुद्दा है। आपने अपने इस लंबी चर्चा के अंदर बहुत सारे सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों का, समाज के बीच में बैठे आम लोगों को एक जो मैसेज दिया, एक संदेश दिया है कि जित समय से पहले सचेत हो जाओ, आने वाला समय बहुत विकट हो जाएगा। आने वाला समय अगर इसी तरह विनाश करेंगे तो बहुत नई आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े संकट सामने आ जाएंगे। तो आपका इस लेट्स माइक के पॉडकास्ट मंच पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.